दोस्तों आप लोगों ने माकियावेली का नाम तो सुना होगा। अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि वो 16th सेंचुरी के एक मशहूर इटालियन डिप्लोमेट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने फ्लोरेंस के इतिहास के बारे में लिखते हुए एक बेहद इंपॉर्टेंट बात कही थी कि वैसे तो आप जंग किसी भी वक्त छेड़ सकते हैं, लेकिन उसे अपने हिसाब से खत्म नहीं कर सकते। आज यूक्रेन क्राइसिस को देखते हुए रशिया के बारे में कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। स्पेशल ऑपरेशन के नाम पे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने तो अपनी सेना को यूक्रेन इन्वेड करने के लिए भेज दिया, लेकिन आज ये जंग एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गई है जहां ये कहना मुश्किल है कि इसका आउटकम क्या होगा। एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक बात तो साफ है कि ये जंग रशिया के प्लान के मुताबिक नहीं जा रही। रशिया को लगा था कि वो एक फास्ट और डिसीजिव विक्ट्री हासिल करेगा, बट यूक्रेनियन रेजिस्टेंस ने बाजी पलट दी। इस क्राइसिस का असर आज सिर्फ रशिया और यूक्रेन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड से लेके ग्लोबल पॉलिटिक्स तक इस क्राइसिस ने वर्ल्ड ऑर्डर को हिलाकर रख दिया है। वैसे तो इस जंग को एक्सटेंसिवली एनालाइज किया गया है, लेकिन इसे खत्म कैसे किया जाए इस बात को लेकर चीजें बहुत धुंधली हैं। अभी तक हमने यूक्रेन क्राइसिस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे कई वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। आज हम इस वीडियो में यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट एंड करने के अलावा इस वीडियो के थ्रू हम उन कंट्रीज पे भी फोकस करेंगे जिनकी मदद से एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने स्टडी आईक्यू की पहली किताब फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी को शानदार रिस्पांस देते हुए यूपीएससी कैटेगरी में बेस्ट सेलर बना दिया और आपके इसी रिस्पांस की सराहना करते हुए स्टडी आईक्यू लेके आया है इंडियन ज्योग्राफी पे अपनी नई किताब, जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है यूपीएससी सीएसई और बाकी के स्टेट एग्जाम्स के लिए। इस बुक के स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो अराउंड 200 मैप्स और डायग्राम्स यूज किए गए हैं बेहतर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्विक रिवीजन के लिए टेबल फॉर्म में नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रियल लाइफ एग्जांपल की केस स्टडीज और भी बहुत कुछ है जो इस बुक को बनाता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट चॉइस। तो दोस्तों आज ही घर बैठे ऑर्डर करिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन से इंडियन ज्योग्राफी पे स्टडी आईक्यू की शानदार किताब। लिंक्स आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों अगर हमें यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए पहले इस कॉन्फ्लिक्ट के बदलते सिचुएशन पर नजर डालना होगा। इस साल फरवरी में रशिया और यूक्रेन के बीच का बॉर्डर कोल्ड वॉर यूरोप का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप साइट बन गया। 24 फरवरी को लगभग 1,90,000 रशियन सोल्जर्स के पास यूक्रेन पे एक ऑल आउट ऑफेंसिव कैरी करने के ऑर्डर्स थे। टेरिटोरियल साइज के मुताबिक रशिया जैसा एक बड़ा देश और मेजर पावर यूक्रेन जैसे एक छोटे देश के लिए भारी चैलेंज माना गया। लेकिन मिड अप्रैल में जब रशिया ने ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन पे फोकस करते हुए एक नया फेज लॉन्च किया, तब तक उसकी फोर्स सिग्निफिकेंटली घट चुकी थी। ईस्टर्न यूक्रेन में रशिया को कोई भी सब्सटेंशियल गेन नहीं मिला और आज ये बैटलफील्ड पे साफ दिख रहा है। रशिया को ये यकीन था कि उसके सामने यूक्रेनियन सेना कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन ये गलत साबित हुआ। यूक्रेन का रेजिस्टेंस रशिया के लिए काफी एम्बैरेसिंग रहा है, चाहे वो रशियन फ्लैगशिप मॉस्कवा का डूबना हो या रशियन जनरल्स की मौत या फिर खार्किव शहर से उनका भागना। यूक्रेनियन सेना ने रशियन आर्मी को बैटल फॉर कीव में हराया और उन्हें नदन यूक्रेन से रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया। डोनबास में भी रशियन ऑफेंसिव मोमेंटम खो चुका है। खासकर मारियोपोल शहर में रशिया का फ्रस्ट्रेशन क्लियरली देखने को मिला है। महीनों तक मारियोपोल को बॉम्बार्ड करने के बाद जाकर रशिया को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट अजोव पोर्ट का कंट्रोल मिला है। वैसे तो अजोवस्टल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से रेस्क्यू किए गए यूक्रेनियन फाइटर्स को रशिया सरेंडर्ड ट्रूप्स का नाम दे रही है, लेकिन इन्हीं ट्रूप्स ने लगभग 20,000 रशियन सोल्जर्स को मारियोपोल में रोक के रखा ताकि वो यूक्रेन के बाकी पार्ट्स को कैप्चर ना कर सकें। रशियन मिलिट्री के सेटबैक के अलावा इस इन्वेजन का एक कंसिक्वेंस ये भी है कि अब स्वीडन और फिनलैंड नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। इस नेटो एक्सपेंशन के खिलाफ पुतिन ने एक जंग छेड़ा था। रशिया का यह मकसद था कि वो अपने पड़ोसी यूक्रेन को एक बफर जोन बनाए रखे, लेकिन नेटो के इन्फ्लुएंस से यूक्रेन को दूर रखना रशिया के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। जहां वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन को मिलिट्री और दूसरे एड से मजबूत कर रहा है, वहीं रशिया के ऊपर लगाए जाने वाले वेस्टर्न सैंक्शंस ने पुतिन के लिए कई डोमेस्टिक चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं जो उसके वॉर प्लान्स को अफेक्ट कर रहा है। इन वेस्टर्न सैंक्शंस का असर रशिया के अलायंसेस पे भी देखने को मिल रहा है।
हाल ही में हुए कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसटीओ की मीटिंग के बारे में एक रशियन एनालिस्ट का कहना है कि मेंबर्स के बीच कुछ इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स थे, जिसके चलते यूक्रेन वॉर पे कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। रशिया द्वारा लेड सीएसटीओ 6 फॉर्मर सोवियत स्टेट्स की एक मिलिट्री अलायंस है, जिसे यूरेशियन रीजन में वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर के ऑल्टरनेटिव के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया था। हालांकि चल रहे जंग में बेलारूस के अलावा किसी भी सीएसटीओ स्टेट ने पुतिन का साथ नहीं दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेस्टर्न सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक रिपरकशंस के डर से ये स्टेट्स यूक्रेन में हो रहे रशियन एग्रेशन से खुद को दूर रखेंगे। शायद इसीलिए 30th एनिवर्सरी की इस मीटिंग में सीएसटीओ मेंबर्स के जॉइंट स्टेटमेंट में यूक्रेन में चल रहे रशियन स्पेशल ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं था। इन्हीं सारे फैक्टर्स के कारण रशिया के लिए इस जंग को सस्टेन करना मुश्किल होता जा रहा है। अपने लॉसेस को कवर करने के लिए रशियन मिलिट्री नए सोल्जर्स को रिक्रूट करने में लगी है, क्योंकि एग्जिस्टिंग फोर्स के साथ रशिया के लिए यूक्रेन में डटे रहना पॉसिबल नहीं है। और इसके 2 मेजर रीजंस हैं, एक यूक्रेनियन फोर्सेस का रेजिलियंस और दूसरा यूक्रेन को मिल रहा वेस्टर्न मिलिट्री सपोर्ट। वैसे तो अपने इंडिपेंडेंस को कायम रखने के लिए यूक्रेन एक बड़ी कीमत चुका रहा है, लेकिन उसका हौसला अभी भी अटूट है। इस वॉर के कारण हो रहे ह्यूमन लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर के हैवी लॉसेस के बावजूद यूक्रेन इस जंग में अभी भी टिका हुआ है। बल्कि एनालिस्ट की माने तो रशिया के लिए चीजें बिगड़ सकती हैं। रशियन एग्रेशन ने दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया है और यूक्रेन के प्रति वेस्ट पावर्स के कमिटमेंट को और भी मजबूत बना दिया है। वैसे तो अभी भी वेस्टर्न पावर्स डायरेक्टली इस जंग में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन वो आज पहले से ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन को सप्लाई किए गए 105 mm और 155 mm होविट्जर्स जैसे मॉडर्न वेपन सिस्टम्स रशियन आर्मी के खिलाफ इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। यूक्रेन को अपने अलाइज द्वारा टेक्निकल हेल्प और ट्रेनिंग भी मिल रही है। ये सच है कि कई मामलों में यूक्रेन को वेस्ट या नेटो से उतनी हेल्प नहीं मिल रही है जितनी उसने एक्सपेक्ट की थी। फॉर एग्जाम्पल, रशियन एस्केलेशन के डर से नेटो यूक्रेन के ऊपर एक नो फ्लाई जोन इम्पोज नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी रशियन मिलिट्री के डिसफंक्शन और टैक्टिकल एरर्स के चलते यूक्रेन को एडवांटेज मिल रहा है। पुतिन ने यूक्रेन के लिए वेस्ट के असिस्टेंस को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन आज यही एक डिसीजिव फैक्टर बन गया है। इन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं रशिया के चॉइसेस क्या हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अनुसार पुतिन के पास इस वक्त कुछ लिमिटेड चॉइसेस हैं। एक तो वो इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के बजाय एक वॉर डिक्लेयर कर सकता है, जिससे उसे अपने मिलिट्री रैंक्स के गैप्स को फिल करने में आसानी हो। लेकिन रशिया का एक सेक्शन पुतिन के प्रोपेगेंडा और वॉर एग्रेशन से एग्री नहीं करता। हाल ही में रशियन स्टेट टेलीविजन पर एक रिटायर्ड रशियन कर्नल ने यह तक कह दिया कि आज रशिया जियोपॉलिटिकली आइसोलेटेड हो चुका है और पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, इसलिए जल्द से जल्द एक वे आउट जरूरी है। इस सिनेरियो में रशिया द्वारा किए गए एस्केलेशंस पुतिन के डोमेस्टिक इंटरेस्ट को हर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये बताया जा रहा है कि पुतिन अपने लिए एक डिसेंट एग्रीमेंट इंश्योर कर लें, जिससे वो क्राइमिया, डॉनबास और सदर्न यूक्रेन में रशियन कंट्रोल बनाए रख सकें। अपने न्यूक्लियर वॉर के थ्रेट को वो अपने बार्गेनिंग पावर में यूज कर सकते हैं। एनालिस्ट के मुताबिक तीसरा ऑप्शन यह है कि पुतिन इसे एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बना दें। इसका मतलब एक एक्टिव वॉर से इसे समय समय पे होने वाले कॉन्फ्लिक्ट और सीज फायर जैसे सिचुएशन में बदल दिया जाए। ये स्ट्रेटजी वेस्ट को डीमोबिलाइज करने में और मीडिया अटेंशन को डाइवर्ट करने में काम आ सकती है, क्योंकि ये जंग पुतिन के लिए एक ईगो का सवाल भी है। इसलिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि वो किस हद तक अपने कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड जा सकते हैं। एनालिस्ट का मानना है कि अगर रशिया को लगा कि यूएस उसके थ्रेट्स को इग्नोर कर रहा है, तो वो मेजर न्यूक्लियर ड्रिल्स लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, इन सारे प्रेडिक्शंस के बीच जो ओपिनियन सबसे हावी हो रहे हैं वो ये है कि रशिया का इन्वेजन बैटलफील्ड में रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। इस क्राइसिस का सॉल्यूशन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस और मीनिंगफुल मीडिएशन के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है। वैसे तो अब तक सारे अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही एक रास्ता है जिससे यह ब्लडशेड खत्म किया जा सकता है। इसलिए मिन्स्क एग्रीमेंट के फेलियर के बावजूद एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही असली सॉल्यूशन है। पर क्या था ये मिन्स्क एग्रीमेंट? 2014 में जब रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट फोर्सेस ईस्टर्न यूरोप के टेरिटरीज को कैप्चर करने लगे, तब लार्ज स्केल वायलेंस को रोकने के लिए मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया था। यूक्रेन, रशिया, प्रो रशियन फोर्सेस और OSCE यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में एक 12 पॉइंट सीज फायर डील प्रिपेयर किया, लेकिन जल्द ही इस एग्रीमेंट को वायलेट किया गया और फिर से
फरवरी 2015 में मिन्स्क सेकंड प्रपोज किया गया, जिसके मीडिएटर्स फ्रांस और जर्मनी थे। इस नए एग्रीमेंट में 13 पॉइंट्स थे, जैसे स्टेट बॉर्डर्स पर यूक्रेनियन कंट्रोल, डोनेस्क और लुहांस्क रीजन्स में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और डिसेंट्रलाइजेशन और फॉरेन आर्म्ड फॉर्मेशंस, मिलिट्री इक्विपमेंट और मर्सनरीज का विड्रॉल। लेकिन एनालिस्ट के मुताबिक यूक्रेन और रशिया ने इन प्रपोजल्स को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। जहां यूक्रेन गवर्नमेंट के लिए एग्रीमेंट उसकी सोवरेनिटी को इंश्योर करने वाला था, वहीं रशिया के लिए ये प्रपोजल्स यूक्रेन में उसके इन्फ्लुएंस को सिक्योर करने वाले थे। और चूंकि मिन्स्क एग्रीमेंट टेरिटोरियल कंसेशंस पे कोई भी कंसेंसस नहीं लगा पाया, इसीलिए ये भी एक फेलियर रहा। रशियन इन्वेजन के बाद से यूक्रेन और रशिया के बीच पीस नेगोशिएशंस में यही टेरिटोरियल इशू बार बार सामने आ रहा है। इस साल मार्च में पीस टॉक्स के दौरान क्राइमिया के स्टेटस को लेकर यूक्रेन ने एक 15 साल के नेगोशिएशन प्रोसेस की बात की। 2014 में रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया था। यूक्रेन ने डॉनबास रीजन के स्टेटस को लेकर डिस्कशन की भी मांग की। इसके रिस्पॉन्स में रशिया का कहना था कि वो 2 प्रेसिडेंट्स के बीच मीटिंग के लिए तभी एग्री करेगा जब एक ड्राफ्ट पीस एग्रीमेंट बन जाए। कई एनालिस्ट का मानना है कि ऐसे पीस एग्रीमेंट में रशिया अपने कंसेशंस को इंश्योर करना चाहेगा, जैसे मारियोपोल की पोर्ट सिटी पे कब्जा, रशियन ऑक्युपाइड टेरिटरीज, क्राइमिया एंड डोनबास के बीच एक सिक्योर लैंड रूट, डोनबास के 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स लुहांस्क और डोनेस्क पे रशियन कंट्रोल, जिन्हें पुतिन ने ऑलरेडी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन रशिया का सबसे मेजर डिमांड है यूक्रेन की न्यूट्रलिटी। फॉर्मर ब्रिटिश डिप्लोमेट और सेंटर फॉर यूरोपियन रिफॉर्म के फॉरेन पॉलिसी हेड इयान बॉन्ड का मानना है कि यूक्रेन की न्यूट्रलिटी को लेकर प्रॉब्लम यह है कि वेस्टर्न ब्लॉक इसे मानने को तैयार नहीं है। यूरोपियन यूनियन या नेटो अभी भी यूक्रेन के मेंबरशिप प्रोस्पेक्ट्स को लेकर क्लियर नहीं है। यूक्रेन और रशिया के बीच ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बनकर रह गई है। जियोपॉलिटिक्स में जब भी ऐसा डिप्लोमेटिक डेड एंड आता है, तब कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के लिए पीस की खातिर अपने डिफरेंसेस को साइड में रखने के बजाय ये ज्यादा जरूरी होता है कि वो अपने रिलेशंस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज और एस्टैब्लिश करें। इसका एक उदाहरण है 2020 में इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच अमेरिका द्वारा नेगोशिएट किया गया अब्राहम अकॉर्ड। इजराइल बनने के बाद से मिडिल ईस्ट का ये रीजन अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट में उलझता गया। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अकॉर्ड्स पब्लिक रिलेशंस को इंप्रूव करने और पीस एग्रीमेंट्स को बढ़ावा देने की दिशा में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। इन अकॉर्ड्स को अचीव करने में अमेरिका ने एक अहम भूमिका निभाई और ऐसे ही मीडिएशन यूक्रेन और रशिया के कॉन्टेक्स्ट में भी जरूरी है। दोस्तों, जब कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज आपस में नेगोशिएट नहीं कर पाते, तब मीडिएशन की जरूरत होती है। डोमेस्टिक इश्यूज से लेकर इंटरनेशनल वॉर्स तक पीस एस्टैब्लिश करने के लिए मीडिएटर्स एक अहम रोल निभाते हैं। मीडिएशन का प्रोसेस काफी फ्लेक्सिबल है और उसके कई गोल्स हो सकते हैं। जैसे इसका इमीडिएट गोल होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स में सेफ कॉरिडोर और सीज फायर को एस्टैब्लिश करना। इसके अलावा मीडिएटर्स को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि ये जंग न्यूक्लियर डिजास्टर की तरफ ना बढ़े। इन इमीडिएट गोल्स को सिक्योर करने के बाद बाकी इश्यूज जैसे यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंटरनेशनल लॉज में उसके स्टेटस को एस्टैब्लिश करने की बारी आती है। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से 3 मीडिएटर्स का नाम सामने आया है। पहला है टर्की, एक नेटो मेंबर और रशिया का स्ट्रॉन्ग एलाई। टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ने मार्च में यूक्रेन और रशिया दोनों देशों के डेलीगेशंस को होस्ट किया और अप्रैल में यूएस और रशिया के बीच प्रिजनर एक्सचेंज को भी कोऑर्डिनेट किया। टर्की के लिए ये मीडिएटिंग रोल उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉस्को के साथ उसके इकोनॉमिक टाइज काफी गहरे हैं, जिसके लिए उसे अमेरिकन सैंक्शंस को भी झेलना पड़ा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ वो कल्चरल, इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज शेयर करता है और रशिया के एक्सपेंशनिज्म को लेकर उसके भी कंसर्न्स हैं। जहां वो यूक्रेन को वेपन सप्लाई करता आया है, वहीं उसने रशिया पे सैंक्शंस लगाने से इनकार कर दिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मीडिएटर के रोल में टर्की एक आइडियल कैंडिडेट है, क्योंकि उसके इकोनॉमिक नीड्स और जियोग्राफिक लोकेशन के चलते वो ईस्ट और वेस्ट के बीच किसी एक को चूज नहीं कर सकता। दूसरा है फ्रांस। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआती दिनों से नेटो और मॉस्को के बीच डिप्लोमेटिक डायलॉग को एक्टिव रखने की कोशिश करते आए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैक्रोन यूरोप और यूक्रेन में नेटो के रोल और आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी पे डायलॉग शुरू करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब नेटो और ईयू रशिया के कुछ डिमांड्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों। वो रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल पीस को सिक्योर करने के अलावा इमैनुअल मैक्रोन के लिए मीडिएटर बनना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वो फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में री इलेक्टेड होना चाहते थे और वो सफल भी हुए। हालांकि मैक्रोन के मीडिएटिंग रोल पे कई सवाल उठाए गए हैं कि वो यूक्रेन और रशिया के बीच एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग स्टैब्लिश करने में असफल रहे हैं। तीसरे मीडिएटर का नाम है इजराइल।
डिप्लोमेटिक लेवल पे इजराइल के राइट विंग नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट खुद को पुतिन जेलेंस्की के बीच एक पीस मेकर के तौर पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों ही देशों में सब्सटेंशियल ज्यूइश पॉपुलेशन है और इसलिए इजराइल एक बैलेंसिंग एक्ट मेंटेन कर रहा है। हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम के प्रोफेसर योनाथन फ्रीमन कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में उसके इंटरेस्ट के चलते इजराइल की पोजीशन काफ़ी डेलिकेट है। वो चाहते हैं कि सीरिया में रशिया उसके एक्शंस और ईरान को लेकर उसके कंसर्न्स को समझें, लेकिन बेनेट पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो पुतिन से शक्ति से पेश नहीं आ रहे हैं और यूक्रेन को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बेचने से इनकार कर रहे हैं। खैर, पर्सनल इंटरेस्ट जो भी हो, इंटरनेशनल पीस के खातिर इन तीनों मीडिएटर्स को ध्यान रखना होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच मीडिएट करते हुए वो खुद को इंटरनेशनल कम्युनिटी या वेस्ट से एलियनेट ना कर दें। इस पूरे मामले में इंडिया की बात करें तो कुछ एनालिस्ट का मानना है कि रशियन इन्वेजन इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी है। उनका कहना है कि इंडिया थर्ड पार्टी नेगोशिएटर बनने के लिए वेल प्लेस्ड है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हिस्टोरिकली इंडिया मेजर जियोपॉलिटिकल राइवल्स के साथ अपने बायलैटरल फ्रेंडशिप को मेंटेन करता आया है। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने आज भी ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ ही अपने ट्रेड टाइज को बरकरार रखा है। इसके अलावा इजराइल और फ़लस्तीन के साथ भी इंडिया कॉर्डियल डिप्लोमेटिक टाइज शेयर करता है। यूक्रेनियन क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में फिर से इंडिया का ये नेचर उभर के आया है। उसने रशिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए यह भी कहा है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ है। इंडिया लगातार इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज और एक पीसफुल डिप्लोमेटिक सेटलमेंट की अर्ज किए जा रहा है। इतना ही नहीं, वो रशिया और वेस्ट पावर्स के साथ एक बैलेंसिंग एक्ट भी मेंटेन कर रहा है। टर्की, फ्रांस और इजराइल किसी के भी संबंध रशिया से उतने गहरे नहीं हैं जितने इंडिया के हैं। वो अपने फ्रेंडशिप और बार्गेनिंग पावर से एक पीसफुल सॉल्यूशन को इनकरेज कर सकता है, लेकिन किसी भी मीडिएशन प्रोसेस के सक्सेस के लिए जरूरी है कि पुतिन अपने पोजीशन को रिवाइज करें और जंग के उसूलों की रिस्पेक्ट करें। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के ऑप्शंस के बारे में। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि ये टॉपिक यूपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इस टॉपिक के यूपीएससी मेंस के रिलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे जिससे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, कैन इंडिया प्ले द रोल ऑफ अ मीडिएटर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।